लगभग 2 दशक पूर्व धर्मयुग पत्रिका में एक साक्षात्कार प्रकाशित हुआ था जो हिंदी के कोश एवं भाषा विज्ञान के संबंध में जानकारी प्रदान करने वाला था। कोश के अखाड़े में कोई पहलवान नहीं उतरता। यह साक्षात्कार प्रोफेसर त्रिभुवन नाथ शुक्ल ने प्रसिद्ध भाषाविद डॉक्टर हरदेव बाहरी से लिया था। ख्यात साहित्यकार, संपादक, लेखक, भाषाशास्त्री डॉक्टर त्रिभुवन नाथ शुक्ल संप्रति केंद्रीय अध्ययन मंडल भोपाल के अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक हैं। अवधी साहित्य के आधार स्तंभ, अवधी साहित्य की भूमिका, भारतीय बाल साहित्य, भाषिक औदात्य, दक्षिण का रंगमंच, विद्यापति, साहित्य शास्त्र के 100 वर्ष आदि दर्जनों पुस्तकों के रचनाकार डॉक्टर शुक्ल का कालिदास पर्याय कोश भी 2 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासनम के अतिरिक्त रामचरितमानस के शब्दों का अर्थ तात्विक अध्ययन भी आपकी लिखी हुई ख्यात पुस्तकें हैं। यह एक अभिनव प्रयोग है कि किसी प्रसिद्ध साक्षात्कार के साक्षात्कारकर्ता का हम साक्षात्कार लेकर विषय, विषयी एवं साक्षात्कार के अन्य पहलुओं को जानें और समझें। ये एक सुखद संयोग है कि डॉक्टर त्रिभुवन नाथ शुक्ल आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी से उन्होंने जो साक्षात्कार लिया था उस विषय में, उस साक्षात्कार के विषय में और उससे जुड़ी तमाम बातों के संबंध में आज हम उनसे चर्चा करेंगे और अपना ज्ञानवर्धन करेंगे। इसके पहले कि हम डॉक्टर हरदेव बाहरी के साक्षात्कार के विषय पर पहुंचे, मैं डॉक्टर शुक्ल से सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि एक अच्छा साक्षात्कार क्या हो सकता है, इस पर वे अपने विचार रखें। डॉक्टर शुक्ल, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने एक ऐसे विषय को आज उठाया है जिसकी बहुत आवश्यकता है। साक्षात्कार विधा का आज बहुत महत्व बढ़ गया है। हर व्यक्ति न तो लिख पाता है और न ही निरंतर अपने लिखे हुए को प्रकाशित कर पाता है। ऐसी तमाम प्रतिभाएं हैं देश में जो प्रकाशन से बहुत दूर हैं किंतु चिंतन से भरपूर हैं। उनके चिंतन को समाज के सामने ले आने का जो एक सशक्त माध्यम है वह साक्षात्कार ही है। और क्योंकि एक व्यक्ति जो जीवन भर किसी विधा में, किसी विद्या परंपरा में, कला, साहित्य, संस्कृति में या विज्ञान में निरंतर सोचता रहता है और वह भी चाहता है कि उसका चिंतन समाज के सामने आए, तभी उसकी सार्थकता है। इसके लिए साक्षात्कार विधा से अधिक मुफीद और अन्य कोई विधा नहीं है। हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर हरदेव बाहरी ने भाषा विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। बाहरी जी के व्यक्तित्व के कुछ अनछुए या प्रेरक प्रसंगों को आप बताएं ताकि बाहरी जी के व्यक्तित्व को हम सब बेहतर जान सकें। डॉक्टर हरदेव बाहरी स्वयं कहते थे कि मैं बाहरी हूँ, क्योंकि वे ढाका से इलाहाबाद आए थे और उनके गुरु थे बहुत बड़े भाषा चिंतक इस देश के प्रोफेसर सिद्धेश्वर वर्मा। यहाँ आकर के उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में अध्यापन कार्य किया। कुछ दिन के लिए वे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी रहे, पुनः वे इलाहाबाद में आ गए।
डॉक्टर हरदेव बाहरी का व्याकरण और भाषा विज्ञान में अद्भुत गति थी। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि जिन दिनों भारतवर्ष में भाषा विज्ञान स्थान पा रहा था, स्थान ले रहा था, उन दिनों जिन लोगों ने इस क्षेत्र में बहुत कार्य किया उनमें से डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी और डॉक्टर हरदेव बाहरी, इन लोगों ने भारतवर्ष में भाषा विज्ञान को स्थापित करने का कार्य किया है। पर बाहरी जी ने जो अपना क्षेत्र चुना भाषा विज्ञान में, वो ध्वनि विज्ञान और अर्थ विज्ञान, हिंदी सेमेंटिक्स पर उनकी डेलिट है, जो अंग्रेजी में पहले लिखी गई, बाद में उसका हिंदी अनुवाद हुआ। ऐसे थे हरदेव बाहरी। और यह भी बताना, क्योंकि इस समय वे कीर्ति शेष हैं, हमारे बीच में नहीं हैं, मैं उनकी अनेक पुस्तकें जो सैद्धांतिक भाषा विज्ञान पर हैं, व्याकरण पर हैं, वर्तनी पर हैं, वे आज विश्वविद्यालयों में और प्रशासनिक सेवाओं के पाठ्यक्रमों में भी पढ़ाई जा रही हैं। बाहरी जी बहुत बारीकी से भाषा का चिंतन करते थे और यह भी उनके बारे में कहा जाता है कि जब वे कक्षा में पढ़ाने जाते थे तो नगर के लोग जो विद्यार्थी नहीं हुआ करते थे, किंतु उनकी भाषा और साहित्य में रुचि थी, इसलिए वे बाहरी जी से अनुमति लेकर के उनकी कक्षा में बैठते थे। और अन्य विषयों के विद्यार्थी भी जब बाहरी जी का व्याख्यान होता था तो उनकी कक्षा में आकर उनको सुनने के लिए बैठते थे। ये थे डॉक्टर हरदेव बाहरी। भाषा विज्ञान संबंधी जो साक्षात्कार धर्मयुग में प्रकाशित हुआ था, भाषा विज्ञान के अध्ययन अध्यापन संबंधी आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर बाहरी का कथन था कि इस देश में भाषा विज्ञान जाने बगैर भाषा और साहित्य लोग पढ़ते पढ़ाते हैं। इस मंतव्य से जुड़े आपके क्या विचार हैं? हाँ, ये आपने जो प्रश्न किया ये बड़ा मूल प्रश्न है। डॉक्टर हरदेव बाहरी जब मैं उनसे मिलने जाया करता था, प्रायः मिलने जाया करता था, वे कहा करते थे कि हिंदी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में बहुत से ऐसे अध्यापक हैं जो न तो भाषा विज्ञान में एमए हैं और न भाषा विज्ञान का उन्होंने कहीं प्रशिक्षण लिया है, किंतु ऐसे लोग भाषा विज्ञान पढ़ा रहे हैं। इससे इस विषय के साथ जहां अन्याय हो रहा है वहीं छात्रों में रुचि का विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे ही भाषा विज्ञान का नाम आता है तो छात्र कहा करते हैं ये बहुत कठिन विषय है, जबकि यह बड़ा रुचिकर और लालित्यपूर्ण विषय है। और उन्होंने ये भी बताया कि जैसे कुछ लोग भाषा संबंधी किसी विषय को लेकर के पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर लेते हैं और अपने को विशेषज्ञ मान लेते हैं, ऐसे लोग जब प्राध्यापक होते हैं तो उनको भाषा विज्ञान पढ़ाने को दे दिया जाता है, जबकि भाषा विज्ञान अपने आप में एक अलग शास्त्र है। उसमें भी देश के कई विश्वविद्यालयों में एमए करने की व्यवस्था है। भाषा विज्ञान का संबंध समाजशास्त्र, इतिहास, साहित्य, भौतिकी, दर्शन आदि अनेक विषयों से है, ऐसा बाहरी जी ने अपने साक्षात्कार में आपको कहा था जी। इसी कथन के परिप्रेक्ष्य में मैं आपके विचार जानना चाहूँगी। हाँ, ये सच है कि देखिए दो प्रकार का चिंतन और अध्ययन भाषा विज्ञान के क्षेत्र में है, एक सैद्धांतिक और दूसरा अनुप्रयुक्त। अनुप्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द है, इसके लिए आप व्यवहारिक कह सकते हैं, मगर भाषा विज्ञान में अनुप्रयुक्त शब्द चलता है। तो सैद्धांतिक भाषा विज्ञान और अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान। सैद्धांतिक भाषा विज्ञान में ध्वनि विज्ञान है, रूप विज्ञान है, वाक्य विज्ञान है और अर्थ विज्ञान है। अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान जो सैद्धांतिक भाषा विज्ञान की पीठिका पर आधारित है किंतु वो व्यवहारिक है, जैसे कोश विज्ञान है, समाज भाषा विज्ञान है,
अनुवाद विज्ञान है, मनोभाषा विज्ञान है, शैली विज्ञान है और बोली भाषा विज्ञान भी है, बोली भूगोल जिसे कहते हैं। ये सब अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। डॉक्टर बाहरी का मत था कि हिंदी अधिकारी के पद जो कि भारत सरकार के केंद्रीय कार्यालयों में एवं राज्य सरकार के कार्यालयों में होते हैं, इस पद पर श्रेष्ठ कार्य करने हेतु स्नातक स्तर पर भाषा विज्ञान की अनिवार्यता हो जानी चाहिए। इतने वर्षों के बाद आज इस विषय की क्या उपयोगिता है, और साथ ही साथ आज का समय जबकि हम रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं, तब इस विषय की उपयोगिता किस तरह सिद्ध हो सकती है, यह विषय तब और अब के परिप्रेक्ष्य में क्या है, कैसा है, इस बारे में आप अपने विचार रखें। ये उनका जो दृष्टिकोण था और भारतीय विश्वविद्यालयों को लेकर के एक उनकी जो चिंता थी कि जो कम से कम हिंदी अधिकारी हो, अनुवादक हो, उसका स्नातक स्तर पर भाषा विज्ञान हो, ये उन्होंने ठीक कहा था। क्योंकि जब तक उसको उच्चारण की विधियों का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होगा, फोनेटिक्स का, जब तक उसको अर्थ विज्ञान का ज्ञान नहीं होगा, जब तक उसको रूप विज्ञान का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वह शायद अनुवाद भी करेगा तो वह गलत करेगा। सही अनुवाद के लिए व्याकरण, ध्वनि, रूप और अर्थ भाषा विज्ञान के इन सैद्धांतिक और अनुप्रयुक्त दोनों पक्षों को जानना आवश्यक है। वे ये भी कहा करते थे कि जैसे कोई चिकित्सा के क्षेत्र में है किंतु वह शरीर विज्ञान के बारे में जानता नहीं, तो वह ठीक प्रकार से चिकित्सा का कार्य नहीं कर सकेगा। ऐसे ही बिना भाषा विज्ञान जाने अगर कोई भाषा विज्ञान पढ़ाता है तो शायद वैसे ही होगा जैसे अंदाज से शरीर विज्ञान को जाने बिना कोई डॉक्टर, कोई चिकित्सक दवा लिख देता है। ये उनका एक उदाहरण हुआ करता था। डॉक्टर बाहरी स्कूली शिक्षा में हिंदी की पुस्तकों और उसके पाठ्यक्रम से असंतुष्ट थे जी। विशेषकर उच्चारण, वर्तनी, शब्द भंडार और व्याकरण के ज्ञान को लेकर। जी। उनका मानना था कि भाषा वह होनी चाहिए जिसमें कि बोलीपन न हो। इस कथन के संदर्भ में आप इसे किस तरह से स्पष्ट करेंगे और क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये एक उनकी चिंता थी और इसके लिए उन्होंने छोटी छोटी किताबें भी लिखी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी शुद्ध हिंदी। शुद्ध हिंदी में उन्होंने एक तरफ तत्सम शब्दों को रखा, एक तरफ तद्भव शब्दों को रखा। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, दर्शन शब्द है तो दर्शन ये तद्भव है और दर्शन तत्सम है, तो अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी, तो वहाँ दर्शन अशुद्ध नहीं है। किंतु उनका ये कहना है कि दर्शन बोली में है और दर्शन मानक हिंदी में है, तो दोनों के प्रयोग, संदर्भ और प्रसंग में अंतर करते हुए बात कहनी चाहिए। और वो उच्चारण पर इतना जोर देते थे, जैसे भाषा है तो तालव्य विषय का प्रयोग न करके मूर्धन्य विषय का, वैसे तो मूर्धन्य विषय, पर मूर्धन्य न भी कर सके तो कम से कम तालव्य करें, मगर दंत से ही लोग निपटा देते हैं इसको जी। भाषा बोलते हैं। तो इस पर वे कहा करते थे और ये भी कहते थे कि देखिए, व्यक्ति तो इसी से जाना जाता है, जब वो उच्चारण करता है तब वो पता चल जाता है कि वह कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कितना अधीत व्यक्ति है। एक वाक्य बोलने पर ही उसका अंदाज लग जाता है। इसलिए किसी को यह अधिकार नहीं है कि अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करे। इस पर वे बहुत जोर देते थे और चिंतन भी करते थे। और छोटी छोटी बातों पर जैसे संधि, समास, उच्चारण और लिपि और उसके मानकीकरण तब प्रचलित नहीं था, पर मानक रूपों पर उन्होंने अच्छी पुस्तिका तैयार की है
और जो कि प्राय उस समय तो पूरे देश में वो गुटका साइज में वो पुस्तक थी, अभी भी मिलती है, लोक भारती प्रकाशन से प्रकाशित थी और उस पुस्तक का बहुत प्रचलन हुआ। खैर अब जरूर है कि अब कुछ वह पुस्तक अगर वो होते तो उसको संशोधित करते। उनका चिंतन बहुत श्रेष्ठ था इस विषय में। भाषा विज्ञान की एक शाखा है कोश विज्ञान जी, और इस कोश विज्ञान के बारे में और कोश कार्य के बारे में आप हमें किस तरह से समझाएंगे और बाहरी जी का इस क्षेत्र में क्या योगदान था? उन्होंने स्कूली बच्चों के लिए भी छोटी छोटी सी कोश से संबंधी किताबें निकाली थी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के जी। सहयोग से। इस बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं तो बहुत अच्छा होगा। आपका प्रश्न दो चरणों में है। एक तो कोश विज्ञान का परिचय और उसमें भारतीय मतलब बाहरी जी का जो योगदान है। पहले मैं आपको ये बताऊं कि इसके लिए दो शब्द चलते हैं। एक शब्द चलता है कोश विज्ञान और एक चलता है कोश कला। कोश कला है लेक्सिकोलॉजी और कोश निर्माण है लेक्सिकोग्राफी। तो निर्माण जो है वो कला अर्थात सिद्धांत पक्ष के आधार पर किया जाता है। एकदम से कोई कोश के सिद्धांतों को पढ़ करके कोश बनाने चलेगा तो वैसे ही होगा जैसे MBBS करके कोई सीधे चिकित्सा के क्षेत्र में तब तक नहीं पहुंच जाता जब तक किसी वरिष्ठ व्यक्ति के साथ अनुभव नहीं प्राप्त कर लेता। तो पहले दो शब्द हैं, इनको समझ लेना चाहिए, कोश निर्माण और कोश कला, लेक्सिकोलॉजी और लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोलॉजी के आधार पर जो सिद्धांत हैं उनको लेकर के कोश निर्माण किया जाता है। और हमारे यहाँ कोश की बहुत पुरानी परंपरा है। सबसे पुराना कोश है निघंटु। निघंटु पर यास्क ने पुस्तक लिखी निरुक्ति और ये वैदिक कोश है। एक अर्थक कोश भी थे, एक शब्द के भी कोश थे और यह संस्कृत से परंपरा प्रारंभ होकर के हिंदी तक आई, भारतीय भाषाओं तक आई और बहुत सशक्त परंपरा है। और इधर तो कोश के क्षेत्र में बहुत काम हुआ। अब दूसरा चरण इस आपके प्रश्न का यह है कि जहाँ तक बाहरी जी का सवाल है, बाहरी जी जिस समय मैंने उनसे कोश के अखाड़े में कोई पहलवान नहीं उतरता यह साक्षात्कार लिया था, उस समय तक बाहरी जी के 16 कोश ग्रंथ प्रकाशित हो चुके थे। और उसके बाद उनके न रहने पर, उनकी मृत्यु पर्यंत, उसके बाद साक्षात्कार के बाद उन्होंने 8 शब्दकोश ऐसे बनाए जो बालकों के लिए, जिसकी आपने चर्चा की, उन्होंने बाल कोश बनाए जिसमें पिक्चर्स भी थे, चित्र भी थे और अध्येता कोश बनाया। हिंदी में अध्येता कोश बनाने का उपक्रम सबसे पहले बाहरी जी ने किया और उसमें पूरा विवरण देते हुए उन्होंने उसको आगे बढ़ाया था और उनका बहुत बड़ा योगदान है कोश के क्षेत्र में। तो निसंदेह कोश कार्य अपने आप में एक दुरूह और जटिल कार्य है और इसीलिए शायद बाहरी जी ने ये कहा था कि इस अखाड़े में कोई पहलवान नहीं उतरता। जी। इसी संदर्भ में हिंदी की बोलियों के कोश एवं विधि, ज्ञान, विज्ञान, तकनीक संबंधी कोशों की स्थिति में तब से लेकर अब तक मैं बात कर रही हूँ जब आपने यह साक्षात्कार लिया था तब और आज लगभग 20 वर्षों बाद की स्थिति में क्या परिवर्तन आया है या कोशों के निर्माण में अभी गति धीमी है? मैं ये कहना चाहूँगा कि कोश के निर्माण में गति बिल्कुल धीमी नहीं है। जहाँ तक पारिभाषिक शब्दावली की बात लोग करते हैं तो वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग ने तो अंतरिक्ष विज्ञान, समुद्र विज्ञान, ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जिसमें शब्दावली का निर्माण न हुआ हो। और लोगों ने भी कोश बनाए हैं और निरंतर हर विधा पर कोश बन गए हैं। और बोलियों के कोश की जहाँ तक बात है, वे सरकारें भी, अकादमियाँ भी और व्यक्तिशः प्रयत्न पर भी बहुत से कोश बन गए हैं। बुंदेली के कोश बन गए हैं, बघेली का कोश बन गया है, ब्रजभाषा का कोश बन गया है, अवधी का कोश बन गया है और ऐसे मैथिली, मगही,
लगभग सभी बोलियों का कोष तैयार है, किंतु आवश्यकता अभी है कि इस कार्य को और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मगर जितना कार्य हुआ है वह कार्य संतोषप्रद है। जी हाँ, उन्होंने भी ये कहा था, बारी जी ने साक्षात्कार में, जी। कि हिंदी की बोलियों में शब्दों की अतुल्य संपत्ति है जी। और हमारी संस्कृति से उनका घनिष्ठ संबंध है, और यदि हिंदी को अगर समृद्ध बनाना है तो उससे बोलियों के शब्दकोश का अगर निर्माण होता है तो उससे उसको समृद्धि मिलेगी, उसको एक तरह से ताकत मिलेगी। राजभाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, हिंदी के विषय में बाहरी जी के जो कथन थे, उनका जो मंतव्य था, उसे ध्यान में रखते हुए आप हमें आज की स्थिति में इन तीनों क्षेत्रों में हिंदी की स्थिति क्या है, इस पर आप अपने विचार दें। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि बोलियों के बारे में, वहाँ से लेकर मैं राजभाषा तक आऊँगा। बोलियों में तो लगभग 3 लाख ऐसी धातुएं हैं हिंदी की बोलियों में जिनका अभी तक अर्थ नहीं हुआ है। बाहरी जी कहा करते थे कि धातु कोष तैयार किया जाना बहुत आवश्यक है, और इस दिशा में वो सोचते रहे। और उन्होंने अंत में मुझे कहा था कि देखो, मैं तो ये कार्य नहीं कर पाऊंगा, मगर तुम इस कार्य को करना। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि यह कार्य मैंने संपादित कर लिया है और उसे हमें प्रकाशन के लिए देना है। लगभग 450 पृष्ठों में तमाम हिंदी की धातुओं को लेकर के धातु कोष तैयार किया है। अगर इन धातुओं का अर्थ सामने आ जाएगा तो मानक हिंदी और अधिक विकसित हो जाएगी, उसको और अधिक शब्द मिल जाएंगे। जहाँ तक राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा का प्रश्न है, इस पर बाहरी जी का बड़ा स्पष्ट मत था, और ये आजकल ये अवधारणा साफ भी हो चुकी है कि जो राष्ट्रभाषा की संकल्पना है यह स्वतंत्रता के पूर्व की है। क्योंकि उस समय जब आंदोलन चल रहा था, स्वातंत्र आंदोलन, तब ये मतेन तय था कि हिंदी राष्ट्रभाषा बनेगी। किंतु जब हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई, तो स्वतंत्रता के बाद इसको राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। और उसी के साथ एक शब्द चला संपर्क भाषा, जिसे हम लिंक लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि हिंदी अब राजभाषा है जिससे संघ शासन और प्रदेश राज्य सरकारें दूसरे राज्य सरकारों से या केंद्र से संपर्क करने के लिए संपर्क भाषा हिंदी का प्रयोग करेंगी। ये इसकी मूल संकल्पना है। उस साक्षात्कार के अंत में एक बात जो सामने आई थी कि कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक का सृजन, अर्थात साहित्य का सृजन जो हिंदी में हो रहा है, उसमें भाषा के स्तर को लेकर सब जगह एक जैसी स्थितियां नहीं हैं। कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिसको लेकर बाहरी जी असंतुष्ट थे। पुनः यही प्रश्न कि तब और अब के हालात में क्या परिवर्तन हुआ है, और इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, भाषा तो कहना चाहिए भाषा बहता नीर है, और एक दृष्टिकोण था प्रारंभ में कि बड़ी तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने विधाओं की चर्चा की, आप प्रसाद के नाटक ले लीजिए, अब मोहन राकेश के नाटक ले लीजिए। प्रसाद के सभी पात्र, चाहे वो जिस स्तर के हों, भृत्य भी वही तत्सम शब्दावली बोल रहा है। वर मोहन राकेश का आधे अधूरे पाठ्यक्रम में है। आप ये देखिए कि लड़की एक, लड़की दो, ये सब पात्र जब बोलते हैं तो पता चलता है कि ये छोटे हैं, बड़े हैं, कम पढ़े लिखे हैं। तो वय के अनुसार, शिक्षा के अनुसार अगर पात्र संवाद करता है तो शायद वो नाटक या वो कहानी या उपन्यास थोड़ा सा अधिक स्वाभाविक लगता है। तो मगर अब ऐसा नहीं है कि पहले तत्सम शब्दावली का अधिक प्रयोग होता था, आज उस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग नहीं हो रहा है। आज भी हो रहा है, मगर युग की चेतना से और युग की आवश्यकता से प्रभावित होकर के आज भाषा में थोड़ा सा लचीलापन आ गया है, और यह लचीलापन जरूरी है। सरलता आ गई है, ये भी जरूरी है, किंतु ये ध्यान हमें रखना चाहिए कि यह सरलता कहीं दरिद्रता का पर्याय न हो जाए। इतना सरल न हो जाए
कि भाषा की जिस अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो रही है वह शब्द इतना कमज़ोर हो कि वह अभिव्यक्त न कर पा रहा हो। तो ध्यान तो हमें देना पड़ेगा, मगर असंतोष नहीं है। इस दिशा में भी ठीक ठीक काम करने वाले लोग लगे हुए हैं। और अब तो संसाधन भी हमारे पास, इंटरनेट है, कंप्यूटर है और तमाम साधन हैं, भाषा प्रयोगशालाएं हैं, जिनके माध्यम से हम विश्व की किसी भी भाषा को बहुत कम समय में और बड़े वैज्ञानिक ढंग से पढ़ सीख सकते हैं। पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, ये 4 कौशल हैं, 4 स्किल्स ऑफ द लैंग्वेजेज। ये चारों कौशल हम बड़ी आसानी से आज जान सकते हैं। इसलिए हमें कहीं इसके भविष्य के प्रति कोई ऐसी आशंका या चिंता नहीं है कि हम बहुत जटिल परिस्थितियों में हैं, बड़ी भयावह स्थितियों में हैं। और जहाँ तक हिंदी का सवाल है, तो हिंदी तो अपने मुकाम पर बिल्कुल पहुँच गई है और उसको कोई रोक नहीं सकता। कारण ये है कि आज जो विश्व बाजार है उसके केंद्र में हिंदी आ गई है और भारत में भी बहुत संभावनाएं हैं। और उन सारी औद्योगिक संभावनाओं को, व्यापारिक संभावनाओं को, सांस्कृतिक संभावनाओं को और हमारी जो मूल चिंता है इस देश में समन्वय की, वो समन्वय किसी भी स्तर पर हो, उसकी केंद्रीय भाषा, उसकी मुख्य भाषा हिंदी है। तो अब हिंदी को बैसाखी की बहुत ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि एक अपना स्वाभिमान अगर हम बनाए रखें तो निश्चित ही इसको विश्व भाषा का स्थान मिलने में अब देरी नहीं है। मेरा जो अगला प्रश्न होता, आपने उसका उत्तर भी दे दिया। मैं ये जानना चाह रही थी कि हिंदी के उज्जवल भविष्य के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर आपके पिछले प्रश्न के उत्तर में ही मुझे अपना उत्तर भी मिल चुका है कि बहुत सारी संभावनाएं हैं और विश्व में जो प्रमुख भाषाओं में हिंदी की गिनती की जानी शुरू हो चुकी है और उसे विश्व भाषा का दर्जा जो है शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा और उसमें अपार संभावनाएं, चाहे वो कोई सी भी क्षेत्र से संबंधित हो। निश्चित तौर पर भाषा विज्ञान, कोश विज्ञान तथा हिंदी के अलग अलग रूप, चाहे वो राष्ट्रभाषा का रूप हो, राजभाषा का रूप हो या बोली का रूप हो या संपर्क भाषा का रूप हो, उससे संबंधित ये जो साक्षात्कार था जो कि आपने प्रसिद्ध भाषाविद डॉक्टर हरदेव बाहरी से लिया था, कोश के अखाड़े में कोई पहलवान नहीं उतरता। पुनः आपसे इन सभी विषयों के बारे में जानकर और डॉक्टर हरदेव बाहरी जी के कुछ जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण अंशों को जानकर हम लाभान्वित हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी।